जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले साथियों 40 सवाल आपके सामने हिंदी के गुजरेंगे। उसके बाद 40 सवाल साथियों जीके जीएस और करंट अफेयर के होंगे और फिर साथियों मैथ के और रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। तो इस प्रकार साथियों आपके सामने एक ऐसा सैंपल पेपर साथियों हम लोग देखेंगे जो आपके परीक्षा के तरह साथियों होगा, उसमें वैसे ही सवाल साथियों मैंने लिए हैं। तो चलिए साथियों सबसे पहले हिंदी के हम लोग देखते हैं और इसमें से चेक करिएगा कितना स्कोर आपका बनता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रही है संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं मुझे बताइए। तो संज्ञा के भेद साथियों कितने होते हैं? 5 होते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि साकेत साथियों किसकी रचना है। तो साकेत किसकी रचना है साथियों, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो किसकी रचना है मुझे बताइए। क्या मैथिली शरण गुप्त की रचना है? तो मैं कहूंगा हाँ, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साथियों साकेत है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 3-13 होना। तो इस 3-13 होना ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है किसी बात को तूल देना नहीं, प्रभाव जमाना नहीं, संगठित होना नहीं साथियों, तितर बितर हो जाने को कहा जाता है 3-13 होना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गैर के इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो शुद्ध किसकी वर्तनी? आनंद की है। ये तो आशीर्वाद लिखा है जो कि गलत है, आमूल भी गलत है, आशंका भी गलत है। मैं कहूंगा कौन सा वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला आनंद शब्द जो साथियों था आपका, वो आपका बिल्कुल सही था। उसके बाद का संधि विच्छेद साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो इसका संधि विच्छेद दीर्घ धन अंचल हो जाएगा। और दीर्घ कहां पर लिखा हुआ है साथियों? हलंत वाला ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने गड़ा खोदा, क्या गड्ढा खोदा? जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो मैं कहूंगा जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निजवाचक नहीं होगा। यहाँ पर अगर बात करें साथियों संबंधवाचक सर्वनाम होगा, इसलिए आंसर आपका बी होना चाहिए। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो मैं कहूंगा साथियों सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो ये साथियों ब्रिज भाषा में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसको मूर्ख कहते हैं, उसको बेवकूफ कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, उसको अज्ञानी कहते हैं। मैं कहूंगा उसको अज्ञानी कहा जाता है जो कुछ नहीं जानता। खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? चांद का निकलना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़े काम करना, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। बिल्कुल साथियों, खाक डाले चांद नहीं छिपता यानी कि अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों लोहे के चने चबाना, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। मैं कहूंगा बहुत कठिनाई झेलने को कहा जाता है साथियों लोहे के चने चबाना। उसके बाद देखिए वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट कीजिए, बताइए। देखिए वह जो जा रहा है वो चोर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साथियों क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, किसके प्रयोग से, क्या किसके प्रयोग से भाषा को सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है? तो मुहावरे, लोकोक्ति, केवल मुहावरे, केवल लोकोक्ति, अलंकार। तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब जो होना चाहिए वो मुहावरे और लोकोक्ति दोनों होना चाहिए। हिंदी के प्रथम गद्यकार की अगर बात करें साथियों कौन थे? तो आपको ये मालूम होना चाहिए हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को साथियों आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं इस चैनल पर। और मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा, आपको डेली क्लासेस साथियों करना है अगर वाकई में आप इस बार 2025 के एग्जाम को साथियों क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है ना? और एक एक क्लास में हिंदी, जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। अलग अलग क्लास नहीं दूंगा, एक ही क्लास में सारा कुछ साथियों आपका कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए उसके बाद देखिए, उधव का लेना न माधव का देना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपने काम से काम रखना। बिल्कुल साथियों, अपने काम से काम रखने को कहते हैं उधव का लेना न माधव का देना। उसके बाद देखिए इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं? तो किसमें बे उपसर्ग है? देखिए बे, अगर बे उपसर्ग यहाँ पर है, चारा अलग हो जाएगा, बे चैन अलग हो जाएगा, ईमान अलग हो जाएगा, बे बन जाएगा। लेकिन बे को यहाँ पर अलग नहीं कर सकते, वकूफ का कोई मतलब नहीं होता है। तो कुल मिला के साथियों बे उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी वाले में नहीं है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, किसमें अव्ययी भाव समास है? देखिए मुझे इतना पता है कि अगर पहला पद यथा आ जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। कहीं पर अगर भर आ जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अगर किसी पद का पहला पद सातु प्रति होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, यानी कि यहाँ पर पहला पद प्रति है।
जब इसकी संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन एक निकलेगा। तो कुल मिला के इन सारे शब्द में अव्ययी भाव समास है। अंधेर नगरी चौपट राजा इस श्लोकोक्ति का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। शहर में अंधेरा होने पर राजकाट चौपट हो जाता है। कुप्रशासन और अजागरूकता जनता, शिक्षा का अंधकार राजकाज नष्ट कर देता है। बिल्कुल सर, तो अशिक्षा की अगर बात करें, अशिक्षा का अंधकार राजकाज नष्ट कर देता है, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो आपका सही जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। गरिमा का विलोम सतु क्या होगा? तो गरिमा का विलोम आप लोगों को याद रखना है लघिमा होता है। अगला देखिए, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? तो मृगनयनी शब्द की अगर बात करें इसमें सतु कर्मधारय समास है। आंसर आपका डी होगा। समूह के लिए सही पंक्ति को चुनना है आपको, यानी कि समूह की अगर बात करें, देखिए दल झुंड निकास, निकास नहीं कहते हैं समूह को, दल झुंड निकाय निकाय कह सकते हैं। यानी कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में 3 शब्द हैं ये समूह के, है ना, सही कहीं ना कहीं एक पर्यायवाची है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि जिन अवयव से हर्ष शोक घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सातु विस्मयादि बोधक कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है और अशुद्ध वाले वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यह अशुद्ध वाक्य है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया, तब यह काम जरूर होगा। बताइए। तो कौन से की अगर बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर ए वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपके दर्शन करने आया हूं होना चाहिए, यहाँ पर है लिखा हुआ है। बाकी सारे सातों वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया, तब यह काम जरूर होगा। ये सब सही लग रहे हैं। तो कुल मिला के अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि गुरु का विलोम क्या होता है सातु? गुरु का विलोम क्या होता है? लघु होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। मानसिक भाव छिपाना, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो मानसिक भाव छिपाने के लिए एक शब्द की अगर बात करें सातो अवहिता होता है। क्या अवहिता होता है? आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि देव धन ईश, इसका बनेगा देवेश। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें की अगर बात करें, देखिए अगर किसी आपको शब्द में ऐसे करके एक मात्रा दिख जाए तो वहां पर साथियों कौन सी संधि होती है? वहां पर गुण संधि होती है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। कृषाण का अर्थ क्या होता है? तो साथियों कृषाण हम लोग कहते हैं किसान को। किसको कहते हैं? किसान को कहते हैं। अगला देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य सातों छाटिए, कौन सा शुद्ध वाक्य आपको लग रहा है मुझे बताइए। उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया। निर्माण नहीं किया जाता है ग्रंथ का। उसने एक चित्र की रचना की। चित्र की रचना नहीं की जाती है। उसकी शंका का समाधान हो गया। तो इस पहेली का समाधान हो गया। मैं कहूंगा उसकी शंका का समाधान हो गया है। ये आपका एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए सातों समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जलज और जलद के अर्थ क्या होते हैं? तो इस जलज की अगर बात करें, इस जलज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। और जलद की अगर बात करें बादल होता है। तो कमल और बादल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक साथियों कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र की अगर बात करते हैं तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे साथियों? मुंशी प्रेमचंद्र थे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की अगर बात करें कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, या इस कार में बहुत विलंब हो गया है, यह शुद्ध है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला, गुलाब की एक माला होना चाहिए भाई साहब। तो कुल कुल मिला के कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ऑप्शन नंबर डी वाला है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य आपको बताने कौन सा? श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर कृपा करे, वहां मेरे घर के सामने पाठशाला है। मेरे घर के सामने पाठशाला सही है। वहां भारी भीड़ थी। तो मैं कहूंगा दिक्कत सातु जो मुझे लग रही है वो यहां पर सातु लग रही है, मेरे ऊपर कृपा करो, ये सही नहीं है। सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का मतलब सातु क्या होगा मुझे बताइए। दुविधा में पड़ना, है ना, दुविधा में पड़ना, दुविधा में डालना, दुविधा में डालना नहीं होगा, दुविधा में ना पड़ना ये भी नहीं होगा, दुविधा में पढ़ना होता है। अब ये वाला पढ़ना शब्द होगा या ये वाला पढ़ना शब्द होगा? मैं कहूंगा शब्द जो सही है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही है ना, ये वाला नहीं सही है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि राजा का पर्यायवाची की अगर बात करें तो इसमें से साथियों क्या हो सकता है? तो राजा का पर्यायवाची अवनीश होता है। आंसर आपका ए होगा। शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें साथियों, अंत्याक्षरी आवश्यकता, ये नहीं सही है। अंत्याक्षरी ये भी नहीं सही है। अंत्याक्षरी सातु सही है जैसे यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। भगीरथी भी गलत है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सातु प्रयोग कीजिए। तो कुल मिला के पूछा आपसे जा रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताने। विधानमंडल द्वारा पारित
कोई अगर स्वीकृति विधि है या पारित किया गया है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश, उसको अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथ? उसको अधिनियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? तो गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होने को कहा जाता है साथों। अंग अंग फूले न समाना, आंसर आपका सी होगा। अभिराम अविराम शब्द युग्म का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथों, देखिए अभिराम और अविराम की अगर बात करें तो अविराम का मतलब, देखिए विराम का मतलब होता है रुक जाना, और आ लग गया तो ना रुकना, यानी कि लगातार चलते रहना, बिना रुके भी कह सकते हैं, लगातार भी कह सकते हैं। लेकिन अभिराम का मतलब होता है सुंदर, यानी कि आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए करके कौन सा वाक्य गलत है? अब आपको साथियों गलत वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है। ओह बड़ा जुल्म हुआ, हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, छपना नहीं सही है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध सही है, अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, सही है। यानी कि दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपके ऑप्शन नंबर बी वाले में है। प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो प्रतिमूर्ति की अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर देखिए प्रतिधन मूर्ति संधि विच्छेद हो जाएगा, उपसर्ग की अगर बात करें तो प्रति हो जाएगा। निद्रालु शब्द में प्रत्यय है, तो निद्रालु शब्द की अगर बात करते हैं साथियों इसमें आलू प्रत्यय हो जाएगा, आलू आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए अब आपके सामने साथियों हिंदी के आप लोगों ने देखे पूरे के पूरे 40 सवाल। अब आप लोग साथियों जीएस प्लस करंट अफेयर के कितने सवाल देखेंगे साथियों? 40 सवाल देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग होगी, उसके बाद साथियों मैथ्स होगी। तो साथियों 40 सवाल देख लीजिए आप लोग। कह के गदर पार्टी की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? बहुत तेजी के साथ चलेंगे। लाला हरदयाल ने साथियों गदर पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर अल्बानिया देश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी तिराना है, ये सही है। अंगोला की लुआंडा है, सही है। बहामा की अगर बात करते हैं साथियों कैनबरा, देखिए कैनबरा मुझे इतना पता है कि ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है, ये बहामा की राजधानी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत कौन सा है यही आपसे पूछा गया था। चलिए तो जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों कितनी होनी चाहिए? मैं कहूंगा 30 वर्ष होनी चाहिए, आंसर आपका सी जाएगा। भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो साथियों पता कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है हीरे का सर्वाधिक उत्पादन, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म साथियों वाराणसी में हुआ था, वाराणसी आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय बजट कब पेश किया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय बजट की अगर बात करें साथियों फरवरी माह में पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेले की अगर बात करें तो ये साथियों बहराइच में लगता है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी, यहाँ साथियों लिखा हुआ है, अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? तो किस आंदोलन की बात चल रही है? मैं कहूंगा चंपारण आंदोलन की, बिल्कुल सही जा सकती हूँ, चंपारण आंदोलन की यहाँ पर बात चल रही है। उसके बाद देखिए करके कथकली कौन से प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली की अगर बात करते हैं साथियों ये केरल का प्रमुख नृत्य है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी की अगर बात करते हैं साथियों तो एनीमिया नामक रोग जो है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है, राइट आंसर आपका डी होगा। डी है जो भी है साथियों, एनीमिया आपका जवाब है। 2000 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र दर्शाया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों 2000 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र दर्शाया गया है? तो मंगलयान का चित्र दर्शाया गया है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त के पीएच मान की अगर बात करें साथियों 7.4 जो है ना, ये रक्त का पीएच मान होता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस नगर को, मैं कहूंगा मुरादाबाद को साथियों पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करें तो साथियों आपको याद रखना है टिहरी बांध जो है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, आंसर आपका बी होगा। अकबर ने मुगल साम्राज्य की गद्दी कब संभाली थी? तो साथियों कब संभाली थी? 1556 में संभाली थी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब 1556 में संभाली थी, राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी की अगर बात करें तो ये साथियों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, आंसर आपका बी होगा। चांदी का सिक्का साथियों किसने शुरू किया था? तो चांदी के सिक्के की अगर बात करें किसके द्वारा शुरू किया गया था साथियों? शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था, राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र
से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये चित्रकारी से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए एफटीपी की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फोक टेक्निकल प्रूफ, फाइल ट्रांसफर परमिशन या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं कहूंगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है ये एफटीपी की ही फुल फॉर्म होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मुझे बताइए। देखिए हॉकी जो है ना, ये देखिए हॉकी जो है, हॉकी के खेल में आगा खां कप की दिया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल। क्रिकेट के खेल में देवधर ट्रॉफी दी जाती है, बिल्कुल सही। फुटबॉल के खेल में फेडरेशन कप दिया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों यूरो कप की, बैडमिंटन के खेल में यूरो कप दिया जाता है, नहीं साथियों। यूरो कप की अगर बात करें तो ये साथियों फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। किस खेल में? ये फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए भारत में मनरेगा की शुरुआत साथियों कब हुई थी मुझे बताइए। तो मनरेगा की शुरुआत की अगर बात करें तो ये 2 फरवरी 2006 को हुई थी भारत में मनरेगा की शुरुआत। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए पंचायती राज भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पंचायती राज भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 40 में वर्णित है। तो 40 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो भारत में प्रथम व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया मैं कहूंगा वो कौन था? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों ओडिशा के कटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कटक में स्थित है। आंसर आपका ए जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में स्थित है। अगला देखिए यानी कि भारत का ध्वज गीत यानी कि झंडा गान के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता साथियों श्यामलाल गुप्त पार्षद थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व शिक्षक दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करते हैं साथियों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। अगला देखिए किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो जो डिमेकस भारत आया था ना ये बिंदुसार के कार्यकाल में आया था। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं बताइए। तो मैं कहूंगा जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस साथियों पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है वायुमंडल में। विधवा पुनर्विवाह कानून साथियों कब बनाया गया? तो ये 1856 में बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना साथियों कब लागू की गई? तो ये 1992 में साथियों किसान बही योजना को लागू किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण साथियों किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है साथियों राजा राम प्रथम के द्वारा ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला देखिए भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों दक्षिण अफ्रीका आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है ये दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया था। और हुसैन सागर झील भारत में कहाँ पर स्थित है बताइए। तो हुसैन सागर झील की अगर बात करें ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर साथियों? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो किसके द्वारा साथियों डिजाइन किया गया था ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो डी उदय कुमार के द्वारा भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह साथियों डिजाइन किया गया था। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो साथियों गुजरात है। गुजरात आपका जवाब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? तो किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? मैं कहूंगा नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है लॉर्ड इरविन का कार्यकाल सातु कब से कब तक चला ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 1926 से लेकर 1931 तक ये लॉर्ड इरविन का सातु कार्यकाल था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था वो थे। तो उनका नाम सातु क्या था? उनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां था। इनकी है ना, इनकी सातु स्मृति में ही क्या संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था। तो सातु यहाँ पर आपके पूरी के पूरे 80 सवाल हो चुके हैं सातु, जिसमें जीके के 40 सवाल देखे और आपने हिंदी के 40 सवाल देखे। अब हम लोग सातु सवालों को देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद सातु मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप बने रहिएगा साथियों, इन सवालों को आप लोग करने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए तो कह रहे हैं कि हवाई अड्डे पर हमेशा होता है क्या सातु? हवाई अड्डे पर होता है जहाज होता है हमेशा, या रॉकेट होता है, प्रक्षेपास्त्र होता है, या हवाई जहाज होता है। तो मैं कहूंगा हवाई अड्डे का जिक्र किया गया है तो हवाई जहाज यहाँ पर सातु सबसे सटीक जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है सातु, आपके सामने यहाँ पर क्या दिया गया है? कथन आपके दिए गए हैं और तर्क आपके सामने दिए गए हैं। चलिए तो आपको बताना है कौन सा तर्क ज्यादा प्रबल है।
कह रहे हैं कि क्या साक्षात्कार को चयन प्रक्रिया से हटा देना चाहिए। कह रहे हैं कि हाँ भैया, साक्षात्कार को चयन प्रक्रिया से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक व्यक्तिपरक मूल्यांकन है ना। कह रहे हैं कि नहीं हटाना चाहिए साक्षात्कार को चयन प्रक्रिया से। क्यों? क्योंकि उम्मीदवार के व्यक्तित्व तथा उद्देश्य का मूल्यांकन इससे संभव हो पाता है। बिल्कुल सातु, इसके जरिए से उम्मीदवार का व्यक्तित्व पता चलता है और उसके उद्देश्य का मूल्यांकन क्या है इसके बारे में जानकारी सातु मिल जाती है। उद्देश्य के मूल्यांकन की जानकारी मिलती है। तो मैं कहूंगा ये वाला सातु प्रबल होगा, 2 वाला। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। तो मान लीजिए साथियों, प्रेरणा अभी यहाँ पर है। प्रेरणा अपने स्कूल से अपने जाने के लिए अपने घर से उत्तर की दिशा में जाती है, उत्तर दिशा की तरफ चली गई। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है तो बाईं ओर मुड़ गई। फिर वो दाईं ओर मुड़ती है तो दाईं ओर मुड़ गई। अंत में फिर वो बाईं ओर मुड़ती है तो बाईं ओर मुड़ गई तथा स्कूल पहुंच जाती है। क्या साथियों, देखिए अंत में बाईं ओर मुड़ती है तो बाईं ओर मुड़ गई और स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में, उसके घर की किस दिशा में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका स्कूल जो हो गया उसके घर की किस दिशा में है, ये आपसे कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है। मुझे बताइए। चलिए, तो मैं कहूंगा साथियों ये दिशा क्या कहलाएगी। देखिए ये दिशा होती है आपकी क्या, पूर्व, है ना। और इस दिशा की अगर बात करें साथियों, ये दिशा आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। यहाँ पर कहने कि उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में। अच्छा, यानी कि ये दिशा आपसे पूछी जा रही है। तो अगर बात करते हैं साथियों इस दिशा की, तो ये ऊपर वाली दिशा आपकी उत्तर हो जाएगी, ये उत्तर हो गई, ये आपकी पश्चिम हो गई। तो उत्तर पश्चिम साथियों कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है। इस सवाल की अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि एक टोकरी में कुछ फूल हैं। ठीक है, एक टोकरी में क्या है साथियों, एक टोकरी में कुछ फूल हैं। हर मिनट बाद वे दोगुने होते हैं, यानी कि हर मिनट के बाद जो फूल है ना वो दोगुने हो जाते हैं। 30 मिनट के बाद टोकरी भर जाती है। तो कितने मिनट के बाद टोकरी आधी भरी हुई थी? देखिए यहाँ पर अगर बात करें, मान लीजिए अगर जैसे कि 10 मिनट में, क्या 10 मिनट में टोकरी जो थी ना, मान लीजिए साथियों आधी भरी हुई थी। क्या 10 मिनट में टोकरी आधी भरी थी? तो ये 11वें मिनट में साथियों पूरी भर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर मिनट के बाद वो दोगुनी हो जाती हैं। तो अगर 10वें मिनट पर वो टोकरी आधी भरी थी तो 11वें मिनट पर वो टोकरी पूरी भर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि 30 मिनट बाद टोकरी पूरी भर जाती है। तो अगर 30 मिनट के बाद टोकरी पूरी भर जाती है तो मैं कहूंगा 29वां जो मिनट होगा तो टोकरी आधी भरी हुई होगी। तो मैं कह सकता हूँ साथियों 29 मिनट पर टोकरी आधी भरी थी और 30 मिनट बाद टोकरी पूरी भर जाएगी। तो करेंगे कितने मिनट के बाद टोकरी आधी भरी थी? मैं कहूंगा 29 मिनट के बाद टोकरी आधी भरी हुई थी। तो 29 मिनट आपका जवाब हो जाएगा। 29 मिनट कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए करके, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। सुरेश क्या कहता है? सुरेश कहता है एक आदमी का परिचय कराते हुए, ये वो आदमी हो जाएगा जिसका परिचय सुरेश दे रहा है। यानी कि वह, यानी कि ये जो आदमी है ना, ये उस स्त्री का पुत्र है। यानी कि ये किसी स्त्री का पुत्र होगा जो मेरी माता, यानी कि इसकी माता के पति, यानी कि इसके पिताजी, क्या इसके इसके पिताजी की माता है। अच्छा, इसके पिताजी की माता, यानी कि इसके पिताजी की माता है। तो मैं कहूंगा पिताजी की माता कौन होता है साथियों? दादी होता है। यानी कि सुरेश इनको क्या कहेगा? दादी कहेगा। और दादी का ये पुत्र है, तो दादी के पुत्र को साथियों क्या कहा जाता है? दादी के पुत्र को क्या कहा जाता है? मुझे बताइए। देखिए या तो पिता होंगे, पिता की बात नहीं चल रही क्योंकि पिता तो ये हो गए। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं साथियों चाचा हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा चाचा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यानी कि 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? देखिए यहाँ पर एक संख्या दी गई है 10 छात्र। ठीक है ना। आपको इस टाइप के सवाल में सिर्फ यही कहा जाएगा कि भाई 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, या 10 छात्र हैं, 20 छात्र हैं। अगर वो 10 छात्र आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल मिला के कितनी बार हाथ मिलाया जाता है? सिंपल सा इसका एक सूत्र है, वो आप लोग याद रखेंगे, n-1/2। बस इस सूत्र को आपको याद रखना और सवाल आपको कर देना है। तो n क्या है साथ? तो n आपका ये हमने 10 मान लिया, तो ये 10 आ जाएगा और ये भी 10 आएगा। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा साथों? 9 हो जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। 2 से कट होगा तो ये 5 आ जाएगा। 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 45 बार साथों हाथ मिलाए जाएंगे। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियां
आकृतियों से पता लगाइए कि ये लाल के सामने सातु कौन सा रंग है। तो लाल कहाँ पर है, देखिए जरा, लाल आपका यहाँ पर है और लाल कहाँ पर है, पीला सफेद काला, ठीक है। अच्छा देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर पीला यहाँ पर है और सफेद यहाँ पर, यानी कि पीला सफेद इधर है और पीला सफेद सातु हमें इधर भी मिल रहा है। तो अगर कभी दो अलग अलग पासों में दो, है ना, दो तल एक से हो, जैसे कि पीला सफेद इधर पीला सफेद इधर भी, तो जो बचता है ना साथियों वो इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि लाल का अपोजिट काला और काले का विपरीत कौन हो जाएगा, या काले के सामने अगर बात करें कौन हो जाएगा, तो सातु लाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाल के सामने कौन सा रंग होगा, लाल के सामने सातु काला रंग होगा, तो काला आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं साथियों, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए, ऑफिशियल चैनल है, ठीक है ना। चलिए, कह रहे कि निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिलाओं को महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं, यानी कि रोजगार में नहीं है, यानी कि आंसर आपका जो होना चाहिए वो इसमें से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह रहे कि रोजगार में नहीं है। तो मुझे एक ऐसा नंबर बताइए, मुझे तो एक ही नंबर यहाँ पर दिख रहा है साथियों, जो कौन सा नंबर है, जो 7 नंबर है। 7 देखिए महिला भी है, ट्रायंगल में भी है और सर्किल में भी है, तो महिला डॉक्टर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर होगा। तो 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 4 बच्चे हैं, अकरम, बोप्सी, प्रिया, तुलसी, है ना, ये सीढ़ी पर हैं। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है, यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है। तो देखिए कहा जा रहा है कि अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, तो अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए बोप्सी ये हो गई, ठीक है ना, बोप्सी से ऊपर कौन है, बोप्सी से ऊपर साथियों अकरम है, ठीक है, बोप्सी से ऊपर यहाँ पर अकरम हो गया। उसके बाद करेंगे बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में, तो बोप्सी जो है ना ये अकरम और प्रिया के बीच में, यानी कि प्रिया यहाँ पर आ जाएंगे, तो देखिए प्रिया और बोप्सी के बीच में अकरम हो गया, है ना, सॉरी एक क्या कहा जा रहा है, बोप्सी जो है ना ये अकरम और प्रिया के बीच में है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, तो फिर प्रिया ऊपर नहीं, प्रिया फिर तो नीचे आएंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि बोप्सी जो है ना ये अकरम और प्रिया, तो साथियों प्रिया आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, यानी कि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, तो तुलसी यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए जरा, अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, ठीक है, बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में, ठीक है, तुलसी अकरम से भी ऊपर है, ठीक है। तो कितने लोग थे, 4 बच्चे थे, चारों के नाम लिख दिए। नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, नीचे से दूसरा व्यक्ति साथियों बोप्सी है, तो बोप्सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, यानी कि अब मेरे हिसाब से साथियों मैथ्स के सवाल यहाँ पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन मैथ्स के सवालों को भी साथियों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक प्लस ब्रैकेट में एक और फिर साथियों ये भाग है, क्या है, भाग है, भाग ब्रैकेट के अंदर 5 और ये फिर से साथियों भाग है ना, थोड़ी दिक्कत है, भाग है और फिर ये दिक्कत है साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे, यहाँ पर कैसे क्या है, देखिए अगर बात करते हैं साथियों, एक है फिर प्लस है और फिर आपका ब्रैकेट है, उसके अंदर एक है और फिर साथियों भाग है और फिर ब्रैकेट है, फिर 5 है और फिर साथियों भाग आपका 4 है, माइनस 1 है, भाग 4 है और फिर साथियों ब्रैकेट है, उसके अंदर साथियों 13 भाग 3 है, 13 भाग 3 माइनस 1 भाग 3 और सारे ब्रैकेट साथियों ये आपके बंद हो गए। तो इसको आपको क्या करना है साथियों, कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। देखिए सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में ये, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका हो जाएगा 13/3 माइनस ये हो जाएगा साथियों 1/3, इतनी बात क्लियर है। अब ये साथियों ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करते हैं साथियों, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 भाग क्या हो जाएगा साथियों, 5 भाग 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब ये जो है ना ये साथियों सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, एक काम करिए, इसको सबसे पहले आप एक काम करिए सॉल्व ही कर लीजिए साथियों इसको। देखिए 3 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 3 एकम 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। एक सेकंड, नीचे वाले अगर सेम होते हैं तो हम फिर ऐसे नहीं करते हैं, अगर साथियों नीचे वाले सेम है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 3 लिख लेंगे और 13 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर 12 लिख लेंगे, 3 कब 3 3 चौक 12, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर साथियों यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 हम साथियों लिख लेंगे। अब देखिए साथियों ये वाला ब्रैकेट लिख रहे हैं, 5 है, भाग है, 4 है, माइनस 1 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों 4 आ जाएगा। अच्छा एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर 5 भाग 4 लिखा हुआ है तो 5 भाग 4 सही से लिख लीजिए, ठीक है ना, 5 भाग 4 की अगर बात करें साथियों यहाँ पर सही से लिख लीजिए, एक सेकेंड,
तो 5/4 आपका हो गया। अब आपके सामने देखिए ये आपका कैलकुलेट हो गया है। अब ये सातों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया, यानी कि ये इतना पार्ट सातों ये आया है आपका। देखिए 4 4 सेम है ना, तो 5 में 4 नीचे आ जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4 4 कम 4 4 कम 4, तो इस पूरे की जगह पर क्या आया है, 1 आया है, ये सब खत्म है, 1 आया है। अब देखिए 1 प्लस और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 1 और ये भाग आपका 1 आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 कम 1 और 1 कम 1/1 आ जाएगा, ठीक है ना, 2, कुल मिला के 2/1 यानी कि 2 ही तो आ जाएगा, तो 2 आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या के 25% का क्या, किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% क्या होगा। पहले वो संख्या निकाल लीजिए। तो मान लीजिए वो संख्या x है, इस x संख्या के 25% का, ठीक है, 25% मतलब 25/100 का मतलब होता है गुणा, फिर 40% आ जाएगा, यानी कि साथियों 40/100, ये जो है ना ये कितना है, ये साथियों 80 है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना और यहाँ से x का मान निकालना है, फिर उस x का 60% आपको निकाल देना है। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, इस ये कटेगा, ये 10 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो x बराबर साथियों आपका 800 यहाँ पर आ जाएगा। अब करेंगे उस संख्या का यानी कि 800 का 60% निकालिए, कितना होगा, तो इसका 60% निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि उस संख्या का 60% 80 480 होगा। तो 480 कहाँ पर लिखा हुआ है, 480 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। मान लीजिए एक नल ए है, ठीक है ना, ये 40 मिनट में भर देता है, तथा एक अन्य नल है, ये पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। यानी कि ये तो भरता है और ये साथियों खाली करता है, तो ये 60 मिनट में उसको साथियों खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हों तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। तो साथियों एक नंबर हम यहाँ पर ऐसा ले लेंगे जो कि 40 से भी कटे साथियों और आपका 60 से भी कटे, 240 हो जाएगा, है ना। देखिए 40 छंग आपका कितना हो जाएगा, 240, ठीक है, ठीक है। और अगर बात करते हैं 60 चौक कितना होता है, 240 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें, कहने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए, अच्छा खाली टंकी है, ठीक है, कहने के अगर मान लीजिए, अब एक मान लीजिए टंकी है ये, ठीक है, इसमें नल ए लगा ये है और नल बी लगा ये है, ये 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहा है। क्या 6 लीटर पानी इसमें डाल रहा है, ये खाली टंकी है, 6 लीटर पानी डाल रहा है, और ये वाला जो है ये निकाल ले रहा है, पानी निकाल ले रहा है। कितना निकालता है, उसी समय उसी मिनट में 4 लीटर पानी निकाल लेता है। यानी कि 1 मिनट में जो इसके अंदर पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर जा रहा है। कितना जा रहा है साथियों, 2 लीटर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 डाल रहा है 4 निकाल ले रहा है, तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी जा रहा है। अच्छा टोटल पानी की अगर बात करें साथियों कितना है, टोटल पानी की अगर बात करें, तो टोटल पानी की अगर बात करें साथियों यहाँ पर 240 लीटर पानी है, 240 लीटर पानी है, ठीक है ना। और हर 1 मिनट में, है ना, हर 1 मिनट में 2 लीटर पानी इसके अंदर जा रहा है। तो अगर साथियों 240 लीटर ये टंकी है, मतलब इसके अंदर पानी कितना आ सकता है, 240 लीटर आ सकता है पानी, और हर मिनट में 2 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, 120 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। तो 120 मिनट में यही तो पूछा जा रहा है, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अच्छा घंटे, यानी कि 120 मिनट में भर जाएगी, तो 120 मिनट को हम 2 घंटे भी तो कह सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 2 घंटे कहाँ पर लिखा हुआ है, 2 घंटे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, फिर से देखिए साथियों, यानी कि ए बी सी मिलकर किसी कार को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 3 लोग यहाँ पर है, ए बी और सी, ये मिलकर साथियों 30 मिनट में पूरा कर सकते। ए और बी मिलकर उस कार को, अगर बात करते ए और बी मिलकर उस कार को 50 मिनट में पूरा कर सकता है। कह रहे कि सी अकेला अगर उस कार को करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, बस इतनी सी बात पूछी जा रही है। देखिए एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि 30 से भी कट सके और 50 से भी कट सके। मैं कहूँगा 150 हो गया, 30 पंजे होते हैं 150 और 50 तियाँ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो है ना, ये तीन क्या करता है, ए बी सी मिलकर किसी कार को 30 मिनट में कर सकते हो और ए बी उस कार को
50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए बी जो है ना ये 3 काम कर रहे हैं और सी को जोड़ के 5 काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये 3 काम कर रहा है तो ये कितना करेगा, जब दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं तो ये 2 ही तो काम करेगा। अच्छा, टोटल काम कितना 150 है और सी कितना काम कर रहा है एक मिनट में, तो मैं कहूँगा 2 काम कर रहा है। तो ये टोटल काम साथियों 75 मिनट में ही तो कंप्लीट कर देगा। तो 75 मिनट में कर देगा। 75 मिनट कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए सातों कह रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी सातों कितने वर्षों में होगी। इस सवाल की सातों एक ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए अभी कोई धनराशि 1 गुनी है, कितनी 1 गुनी है, तो वो 15 वर्षों में कितने वर्षों में 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 1 की 2 गुनी 2 हो जाएगी। तो कहेंगे उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। मैं कहूंगा अगले 15 वर्षों में वो इसकी 2 गुनी हो जाएगी, 2 की 2 गुनी, तो 2 की 2 गुनी हो जाएगी यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। और फिर अगले 15 वर्षों में वो 4 की 2 गुनी हो जाएगी यानी कि 8 गुनी हो जाएगी। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, वो स्वयं की 8 गुनी हो चुकी है साथियों, 1 से 8 गुनी हो गई। तो 8 गुनी कितने वर्षों में हुई साथियों, 15 वर्ष, 15 वर्ष प्लस 15 वर्ष यानी कि मैं कहूंगा 45 वर्षों में वो स्वयं की 8 गुनी होगी। और 45 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे यहाँ पर कहा गया है साथियों शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत की अगर बात करते हैं साथियों, है ना, शांत जल में क्या, शांत जल में जो चाल है ना, शांत जल में जो चाल है वो कितनी है साथियों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहे कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा चल रही है, मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रही है धारा और आप जा रहे हैं साथियों इधर ऐसे जा रहे हैं, तो जो चाल होती है वो आपको निकालना है। तो दूरी 45 किलोमीटर है, समय 6 घंटे है, तो चाल यहां से निकल जाएगी साथियों। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या, धारा के प्रतिकूल चाल कैसे निकालोगे, 45/6 यानी कि दूरी बटे समय हो जाएगा। तो ये इसको कट करोगे साथ तो 6 चंग 36, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा और 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं धारा के प्रतिकूल चाल, क्या धारा के प्रतिकूल चाल की अगर बात करते हैं साथियों तो कितनी है, तो आपकी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहने के धारा की चाल क्या है, तो साथियों देखिए ये शांत जल में चाल है, ये धारा के प्रतिकूल चाल है, तो 10 में से 7.5 घटा दोगे आएगा 2.5 और ये धारा की चाल हो जाएगी। किसकी साथियों, ये धारा की चाल हो जाएगी। तो धारा की चाल साथियों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, क्या साथियों किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो दोनों टंकियों के दूध के पूरे पूरे माप को माप सके, इनमें से क्या होगी। तो कुल मिला के कभी भी अगर आपके सामने 2 नंबर आपको दे रखे हो और कहा जाए उस बड़े से बड़ा नंबर बताइए ऐसे करके कुछ भी हो, तो यानी कि वहां पर हमेशा तो HCF निकालना होता है। छोटे से छोटा का है तो साथियों एलसीएम निकालना होता है। 2 चीजें आप लोग याद रखें, यानी कि 75 और 45 का आपको साथियों बड़ा सा बड़ा नंबर पूछा ना तो HCF निकालना है। तो 5 से इसको कट कर लें, देखिए 5 से कम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा। 3 से अगर कट करें तो 3 पंजे 15, 3 3 9। अब देखिए ये एक नंबर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो 5 से अलग कटेगा, 3 से अलग कटेगा, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो 5 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि उस बड़े से बड़े उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, 15 लीटर होगी, जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो 15 लीटर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। और कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल साथ आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को। यानी कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी भाग में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 आ जाए। पहले इसको सही कर लीजिए, 1 सही 1/14 को 14 कम 14 15/14 यानी कि 15/14 हो जाए। तो ये जो भिन्न है साथियों 4/7, कह रहे कि इसमें ऐसा क्या हम जोड़ दें, क्या हम ऑप्शन नंबर ए वाला प्लस 7/8 ये जोड़ दें, या हम 1/2 इसमें जोड़ दें कि जो भिन्न आए उसका योग साथियों कितना है, 15/4 आए। तो साथियों सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए साथियों इसको देखिए, अगर ये जोड़ने पर हमें ये मिल जाता है तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, वरना साथियों फिर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 4 अट्ठे कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा, और 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 7 अट्ठे आपका 56 हो गया।
उसके बाद सातों 9 2 आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा और बटे क्या आ गया सातों 56 आ गया। इसको कट करेंगे साथियों, इसको कट कर लीजिए, इससे कट होगा साथियों ये आपका 3 से कट करें, देखिए 3 से नहीं कट हो पाएगा, 4 से अगर कट करते हैं 4 से भी नहीं कट हो पाएगा, 9 से अगर कट करें साथियों इसको अगर कट करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 15/14 आएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब मुझे ऐसा लगता है नहीं हो सकता। तो इसको साथियों आप हटा दीजिए, ठीक है ना। अब हम साथियों ऑप्शन नंबर बी को एक बार ट्राई कर लें कि ऑप्शन नंबर बी रखने पर साथियों क्या हमारा हो सकता है। देखिए 1/2 है, यानी कि 4/7 में अगर हम 1/2 जोड़ दें तो क्या ये 15/14 यानी कि ये हो सकता है। तो देखिए हो सकता है साथियों, नहीं हो सकता है। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस आपका 7 एकम 7 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों 7 8 15/14 हो गया है, तो 15/14 बराबर 15/14 आ गया है, यानी कि हमारा जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 4x है। कह रहे कि उनका अगर मासा 4 है तो उनका लासा क्या होगा। इस सवाल आएगा, दोनों संख्याओं का अनुपात होगा, मासा आएगा। देखिए अगर कभी भी दोनों संख्याओं का आपको क्या दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो और आपको साथियों HCF दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, पहला अनुपात से मासा का गुणा करना है, तो ये पहली संख्या निकलेगी, ठीक है ना। दो चीजें हैं, पहली संख्या और साथियों दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो साथियों गुणा करा दी, यानी कि पहले अनुपात की अगर आप गुणा कराएंगे किससे, मासा से गुणा कराएंगे, 4×3 = 12, तो ये पहली संख्या आ जाएगी। दूसरे अनुपात के यानी कि 4 की गुणा 4 से कराएंगे तो साथियों दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ये आपको संख्याएं पता चल गई। अब इस संख्या का आपको लासा निकाल देना है साथियों, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से कट करे 2×6 = 12, 2×8 = 16, 2 से अगर कट करे 2×3 2 चौका आ जाएगा, 2 से कट करे तो साथियों 2 दूना आ जाएगा, 2 से एक बार कट होगा और 3 से ये 3 कट हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16×3 = 48 हो जाएगा। तो कुल मिला के उन संख्याओं का लासा जो है वो 48 आएगा, और 48 आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टोटल 100 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आपसे यहाँ पर जातू कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना है, 54। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, यानी कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या अगर x है तो दूसरी सम पूर्णांक संख्या कितनी होगी साथियों। मैं कहूंगा इसमें आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, एक सेकेंड, पहली संख्या आपकी x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी साथियों, x+2। अरे भाई पहली संख्या x हो गई, दूसरी प्लस x+2 हो गई, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी साथियों, x+4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कह रहे कि इन संख्याओं का योग, यानी कि इसमें साथियों इसको प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा साथियों, 54 आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार x है, 1 2 3, 3 बार x है तो 3x हो जाएगा, और संख्याओं को जोड़ दीजिए, 4 2 6 आपका हो जाएगा, बराबर आपका 54 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो गया, 54, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 48 आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ गया साथियों, 48/3 आ गया। इसको कट करिए जरा, x बराबर 3×1 = 3, 3×6 = 18, यानी कि x बराबर 16 आया। तो पहली संख्या साथियों कितनी निकल कर आपके सामने आएगी साथियों, 16 निकल कर आएगी, तो 16 हो गई। दूसरी संख्या x+2 यानी कि 16 + 2 18 हो जाएगा, और चौथी संख्या 16 + 4 यानी कि 20 हो जाएगा। तो अगर तीसरी संख्या पूछते तो 20 बताते, या सबसे बड़ी संख्या पूछते तो 20 बताते, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूछा गया तो 16 आप बताओगे। 16 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला सवाल, और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अब यहाँ पर अगर बात करें करके कोई राशि ए बी सी में बांटी गई है, ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग, यानी कि क्या, बी राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। कहेंगे सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बी की राशि कितनी है साथियों, ये आपको बताना। देखिए 3 लोग हैं, ए को तो मिल जाता है 3/16 और बी को मिल जाता है 1/4। अब टोटल कितना होता है, देखिए कोई भी रकम है तो वो एक होगी ना। अब आप एक काम करिए साथियों, बी की राशि को और सी की राशि को जोड़ लीजिए, तो ये दो लोगों की राशि को आप इसमें से घटा दीजिएगा, एक में से जो राशि आएगी वो किसकी राशि होगी, वो सी की राशि होगी, और सी की राशि यहाँ पर साथियों 81 दी गई है। चलिए सबसे पहले 3/16 प्लस 1/4 को जोड़ लीजिए,
देखिए साथियों, अगर हम इसकी 4 से गुणा कर दें और इसकी भी 4 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें नीचे 16 यहाँ पर है तो 16 हमारा बन जाएगा। तो नीचे एक बार 16 लिख लेंगे और ऊपर 3 प्लस 4 एकम 4 4 लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7/16। अब ये तो बी और सी की राशि आ गई है। टोटल राशि कितनी है? 1 है, तो 1 अब इसमें से आप साथियों घटाओगे, 1/1 कर लो, 1 के नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 16 एकम 16 आपका हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बटे 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी सी की राशि निकल कर आएगी। 16 में से 7 जाएगा, 9 बटे आपका 16 निकल कर आएगा। अच्छा, सी की राशि यहाँ पर कितनी आई है? 9/16 आई है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 81 है, यानी कि 9/16 की वैल्यू 81 है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो 9 बटे, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं। क्या कहा गया है साथियों? 9/16 की वैल्यू कितनी है? 81 है। तो एक की अब यहाँ पर कुल राशि आपको प्राप्त होगी, अगर आप क्या करेंगे, 81 16 की गुणा इधर हो जाएगी और साथियों 9 नीचे आ जाएगा, 9 नीम 81 आपका हो जाएगा, 16 नीम 144 होता है। तो ये कुल मिला के कुल राशि है। कहने की बी की राशि कितनी है? तो जब कुल राशि 144 है तो बी की राशि कितनी है? बी की राशि 1/4 है, तो इसकी 1/4 निकाल लीजिए। 4 तिया 12, ठीक है ना, 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो 36 राशि है साथियों बी की। 36 राशि कहाँ पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो ये साथियों आपने यूपीएसआई के लिए कुल मिला के 80 सवालों को देखा, 80 नहीं बल्कि साथियों 100 सवालों को देखा। तो ये 100 सवाल साथियों आपको कैसे लगे, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब साथियों प्रॉपर तरीके से यूपीएसआई की क्लासेस को हम लोग देखेंगे और मैं बहुत जल्दी साथियों आपके लिए एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जो कि रीजनिंग प्लस मैथ्स की है। क्या? रीजनिंग प्लस मैथ्स की है, और ये पूरे पूरे नंबर इसमें से साथियों आप प्राप्त कर सकते हो जो आपका रियल पेपर होगा। इसके 40/40 क्वेश्चन, और अगर इसकी बात करें इसके 40/40 क्वेश्चन। तो साथियों इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं रीजनिंग पर बहुत मेहनत करूंगा, मैथ पर बहुत मेहनत करूंगा। बस आपको वो क्लास साथियों बहुत आराम से देखनी है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उसको साथियों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, कोई जानकारी वगैरह होती है तो उसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए साथियों जय हिंद का, कोई दिक्कत लगी हो तो वो भी बता दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जो ग्रुप्स वगैरह आपके पास हैं उसमें साथियों शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।